नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को भूकंप के बारे में बताऊंगा। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इससे संबंधित मैं आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको आने वाले समय में कभी भूकंप के बारे में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हमारे इस वीडियो को जरूर देखें और भूकंप से जुड़ी मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म और बड़ी जानकारी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं भूकंप से संबंधित, इसकी परिभाषा, इस भूकंप का उद्भव कैसे होता है, इसके कारण क्या है, इसके स्केल के बारे में, इनकी तरंगों के बारे में आदि जानकारी हम बहुत ही रोचक ढंग से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम भूकंप की परिभाषा को जानते हैं। देखिए, भूकंप का मतलब, देखिए, भू का मतलब होता है पृथ्वी और कंप का मतलब होता है कंपन करना, यानी पृथ्वी के अंदर अनावश्यक रूप से हुए कंपन, यानी अचानक उठे कंपन को ही हम क्या कह सकते हैं, भूकंप कहते हैं। आइए हम सबसे पहले भूकंप के उद्भव के बारे में जानते हैं। भूकंप होता कैसे है, ये भूकंप आता कैसे है। देखिए, सबसे पहले हम देखिए पृथ्वी की जो परत है उन्हीं से जो है भूकंप का उद्भव होता है। और पृथ्वी की जो है परत के बारे में पहले जानिए। देखिए, ये है पृथ्वी, पृथ्वी का एक मॉडल है। इसकी ये है पहली परत जिसका नाम है क्रस्ट। पहली परत का नाम है क्रस्ट। पृथ्वी की जो दूसरी परत है उसका नाम है मेंटल, और जो तीसरी परत है उसका नाम है क्रोड। क्रोड तीसरी परत का जो है वो नाम है। आइए हम बात करते हैं। देखिए, क्रस्ट ऊपरी परत, दूसरी परत का नाम मेंटल और तीसरी परत का नाम है क्रोड। हम बात करते हैं मेंटल की दूसरी परत। मेंटल परत की 100-200 किलोमीटर के अंतराल पर, 100-200 किलोमीटर के अंतराल पर मैग्मा या लावा के पदार्थ जो हैं उपस्थित रहते हैं। यहां पर 100-200 किलोमीटर के अंतराल पर यहां पर लावा या मैग्मा के जो है पदार्थ उपस्थित रहते हैं, जिन्हें हम दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। दुर्बलता मंडल के नाम से इसको हम जानते हैं। यहां पर दुर्बलता मंडल में रेडियो सक्रिय पदार्थ उपस्थित रहते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ यहां पर उपस्थित रहते हैं। यहां से क्या होता है, तरंगे निकलती हैं, और ये तरंगे जो है वो दो भागों में क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। कहां से, ये दुर्बलता मंडल से रेडियो सक्रिय पदार्थ यहां पर उपलब्ध होते हैं। यहीं से क्या होता है, निरंतर तरंगे जो है ऊपर की ओर यानी क्रस्ट से जाकर टकराती हैं, दो भागों में जाकर टकराती हैं। और यहां पर क्या होता है, जब ये तरंगे क्रस्ट परत से टकराती हैं तो यहां पर क्या होता है, खिंचाव और दबाव के कारण यहां पर दरारें पड़ जाती हैं। देखिए, ऐसे दरारें पड़ जाती हैं, और दरार पड़ने के कारण, खिंचाव और दबाव तनाव के कारण इस परत की कई टुकड़े हो जाते हैं, जिसको हम प्लेट कहते हैं। कई टुकड़े हो जाते हैं, और इन प्लेटों की संख्या जो है वो लगभग 100 है, 100 प्लेट। और इन 100 प्लेटों में 6 बड़ी प्लेटें हैं, 6 बड़ी प्लेटें हैं, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, ऐसी 6 बड़ी प्लेटें हैं। आपको आगे मैं बताऊं तो जब यही प्लेटें आपस में ऐसे टकराती हैं, जैसे देखिए हमारी दोनों हथेलियों को देखिए, जब ऐसे आपस में टकराती हैं तो कंपन हो रहा है। देखिए, कंपन। और जब ये प्लेटें आपस में दूर होती हैं तो क्या होता है, तब भी कंपन होता है, और इसी के कारण होता है, आता है क्या, भूकंप। तो जब टुकड़े हुए और उसके बाद जब ये आपस में क्या होता है, जब सटती हैं, लड़ती हैं, तब कंपन होता है। जब ये दूर जाती हैं तब भी कंपन होता है। इसी से भूकंप आता है। मैं इसको इसलिए इस चित्र माध्यम से बताया क्योंकि भूकंप का उद्भव और भूकंप जो आने की जो प्रक्रिया है ये आपको अच्छे समझ में आ जाए। आइए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, भूकंप आने के कारण।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए। भूकंप आने के दो कारण हैं। भूकंप के कारण, इसके दो कारण हैं। पहला है प्राकृतिक और दूसरा जो है वो है मानवीय। पहला जो है प्राकृतिक है और दूसरा जो है मानवीय। प्राकृतिक में है जैसे प्लेटों का संचलन, और प्राकृतिक में जो दूसरा कारण है वो है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया। अगर हम मानवीय कारण में बात करें तो पहला है बांध का निर्माण। बांध का निर्माण। दूसरा कारण जो है वो है सड़क निर्माण। सड़क निर्माण। तीसरा जो कारण है वो है परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण। अब आइए देखिए प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। प्राकृतिक में प्लेटों का संचलन, यानी जब प्लेट आपस में टकराती है तो प्राकृतिक कारण तो है, मानव के द्वारा ये नहीं होता। जब प्लेट टकराती है तो इसी को कहते हैं, ये जो कारण है ये है प्राकृतिक। प्लेटों का आपस में सट जाना या दूर होना, ये पहला कारण प्राकृतिक। दूसरा है जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब क्या होता है, तभी भूकंप आता है। दो कारण। तीसरा जो मानव के द्वारा कैसे हो सकता है भूकंप आ सकता है, जहां पर प्लेट आपस में सटती है, यानी पृथ्वी के किसी भी कोने में जहां पर ये क्या कहते हैं प्लेटें, दो प्लेटें आपस में सट रही हैं या दूर हो रही हैं, वहां पर कंपन होता है। अगर उन क्षेत्रों में आप बांध का निर्माण करते हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं, यानी जहां पर प्लेट आपस में मिल रही हैं निरंतर, जहां पर भूकंप आ रहे हैं, प्लेटों का संचलन हमेशा वहां पर बना रहता है, और यदि आप वहां पर बांध का निर्माण कर रहे हैं, सड़क का निर्माण कर रहे हैं, परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, तब क्या होगा, वही जो है मानवीय कारण बन जाता है भूकंप आने का। तो ये दो कारण हैं भूकंप आने के। आइए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। भूकंप की तरंगें कितने प्रकार से, भूकंप की तरंग कितनी प्रकार की होती हैं, कैसे आती हैं और इनका प्रभाव कैसे होता है, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि तरंग जो होता है ये इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए भूकंप की तीन तरंगें हैं। पहली तरंग का नाम है प्राथमिक, जिसको हम पी तरंगे भी कह सकते हैं। दूसरी जो तरंग है उसे हम द्वितीयक तरंग, द्वितीयक तरंग जिसको हम यस तरंग के नाम से जानते हैं, और जो तीसरी तरंग है उसको हम दीर्घावधि तरंग, दीर्घावधि तरंग जिसको हम यल तरंग भी कह सकते हैं। तो ये तीन प्रकार की तरंगे हैं, जो भूकंप की तीन प्रकार की तरंगे हैं। कौन कौन, प्राथमिक, द्वितीयक और दीर्घावधि, यानी पी एस यल, ये तीन प्रकार की तरंगे हैं। अब इनमें से कौन सी तरंग आ रही है ये तो समय बताएगा, या समय बताता भी है कि कौन सी तरंग थी। अब लेकिन उस कौन सी तरंग आ रही है उसके क्या लक्षण है मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। जैसे प्राथमिक तरंग है, ये सबसे तेज, देखिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं और बता पूरा रहा हूं, आप लोग नोट करके चलिए। जो इसका पहला जो है इसका लक्षण है, ये काफी तेज गति से चलती है, तेज गति से चलती है प्राथमिक। और द्वितीय तरंग जो है वो क्या है कि वो पी यानी प्राथमिक तरंग से कम और यल तरंग से ज्यादा, यानी पी तरंग से कम और यल तरंग से ज्यादा जो है इसका वेग रहता है, यानी इससे प्राथमिक से कम और दीर्घावधि से ज्यादा। अगर हम इसकी बात करें पहले ही पॉइंट में, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है सबसे कम, इसकी गति जो होती है वो सबसे कम इसकी तीव्रता होती है, सबसे कम गति। आइए हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, इसमें अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे इसमें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब ये हुआ कि अनुदैर्ध्य तरंग का ये मतलब होगा जैसे स्प्रिंग की भांति जो है काम करती है। जब ये तरंगे आती हैं तो स्प्रिंग की भांति ऐसे ऐसे, यानी ऐसे जैसे दबती है, फिर जैसे स्प्रिंग को ऐसे दबाइए फिर ऐसे छोड़िए फिर ऐसे फैल जाती है, इस भांति जो है इन तरंग जो है तरंग सक्रिय रहती है। और अगर हम बात करें द्वितीय तरंग की, तो ये जो है
अनुप्रस्थ तरंग की भांति काम करती है, अनुप्रस्थ की तरह। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब क्या हुआ, जैसे बिजली की भांति जो है चलती है। जैसे आप तालाब में एक कंकड़ को फेंक दीजिए तो देखिए इसे लाइनर लाइनर बनता चला जाता है, उस भांति जो है ये काम करता है ऐसे ऐसे। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इस मतलब कि भाई पूछ लिया जाए कि बिजली की भांति कौन सी तरंगे चलती है भूकंप की, तो वो द्वितीयक तरंगे। और पूछ लिया जाए क्या कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, जो कि स्प्रिंग की भांति काम करती है, इसके बारे में पूछ लिया जाए तो ये होगा। और दीर्घावधि का जो दूसरा पॉइंट है, ये काफी प्रभावशाली तरंग है, काफी प्रभावशाली तरंग है। आगे हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ये ठोस में काफी तेज गति करती है। ठोस में इसका जो वेग है ठोस में काफी तीव्र और तरल में मंद हो जाता है। ठोस में प्राथमिक तरंग ठोस में तीव्र और जो है तरल में काफी मंद हो जाता है, जबकि द्वितीयक तरंग है ये होता है कि ये ठोस में तीव्र रहती है और जबकि तरल में ये लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, तरल में लुप्त हो जाती है। अंतर क्या है, ये ठोस में तीव्र रहती है, तरल में थोड़ा मंद हो जाती है, लेकिन रहती दोनों में है। जबकि ये ठोस में तो रहती है, जबकि तरल में क्या होती है, लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। और इसमें तीसरा जो पॉइंट है ये है कि ये काफी विनाशकारी तरंग है, विनाशकारी तरंग है। तो ये मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राथमिक द्वितीय तृतीयक, इसकी गति प्राथमिक की तेज, ये तेज गति से चलती है, और ये P से कम और L से ज्यादा इसकी जो है तीव्रता रहती है, इसकी गति सबसे कम रहती है। इसमें अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं ये स्प्रिंग की भांति काम करती है, और अनुप्रस्थ तरंग जो द्वितीयक तरंगे के अंतर्गत आती है, ये बिजली की भांति काम करती है, और ये काफी जो है ये दीर्घावधि काफी प्रभावशाली तरंग है। हम बात करें तीसरे प्राथमिक तरंग की, तो ये ठोस में तीव्र गति और तरल में जो है मंद हो जाती है। द्वितीयक तरंग में ठोस में चलती है और तरल में लुप्त हो जाती है। और ये दीर्घावधि का जो तीसरा पॉइंट है ये काफी विनाशकारी तरंग है। आइए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। जो अगला पॉइंट है वो ये है, कभी कभी प्रश्न में आप लोग देखे होंगे परीक्षाओं में जैसे पूछा जाता है कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। मैं आपको इसको बहुत तीनों जो इसमें तीन प्रश्न बनते हैं, काफी भाई बहन जो इसमें है भ्रम में रहते हैं, मैं आज इसको क्लियर कर देता हूं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, जैसे कई बार जो है प्रश्न जो है ये आया है कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, और भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं। तो देखिए भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं, तीव्रता, तो भूकंप की तीव्रता हम सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से। और ये पूछता है कि भूकंप की तीव्रता हम किस स्केल पर नापते हैं, यानी पैमाना। अगर हम उसकी तीव्रता यानी स्केल की बात करते हैं तो है रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, किस यंत्र से, तो सिस्मोग्राफ से। और जो यंत्र का जो नाम है यानी जो स्केल है वो रिक्टर स्केल उसका जो नाम है। अब पूछता क्या है, किस स्केल से नापते हैं, या तीव्रता पूछता है या अध्ययन पूछता है, तो ये अलग अलग है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा, सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता हम किससे नापते हैं, तो सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता हम किस स्केल से नापते हैं, तो रिक्टर स्केल। ये काफी महत्वपूर्ण है। आइए अगर हम बात करते हैं भूकंप की जो तीव्रता है वो कितने पॉइंट तक, कितनी संख्या तक मापी जा सकती है या मापी जाती है। तो जैसे देखिए 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 ऐसे 9 तक। क्यों 9 तक, आगे क्यों नहीं, क्योंकि अब तक जितनी बार भूकंप आया है उसकी तीव्रता 9 से अधिक नहीं हुई है, इसलिए जो इसका पैमाना बनाया गया है वो सिर्फ 9 तक ही बनाया गया है। ध्यान रहे
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं के बीच अभी तक भूकंप आया है। अगर इससे जब अधिक आएगा तो उसका पैमाना और अधिक बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक जो भूकंप आंका गया है, मापा गया है, वो सिर्फ 0.9 तक ही है, इसीलिए 9 तक उसका जो है स्केल का मापन बनाया गया है। 2 तक अगर भूकंप आता है तो ये मनुष्य को आभास नहीं होता है, लेकिन इसके बाद जब आता है तो क्या होता है, आभास होने लगता है। 7 यानी कि कभी कभी आप सुने होंगे कि भूकंप जो है 5 आंका गया है, 6 आंका गया है, 7 आंका गया है, लेकिन जब 7 के ऊपर चलता है, 7 ही आ जाता है तो काफी विनाशकारी हो जाता है। मकान और क्या कहते हैं क्या कहते हैं सड़कें आदि जो है नष्ट हो जाते हैं। तो और प्रति जैसे यहाँ पर है और यहाँ 1 से 2 जाने पर यहाँ पर इसकी जो तीव्रता रहेगी और 1 पॉइंट आगे बढ़ने पर 10 गुना उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे 10 दामा 100 दामा 1000, ऐसे मतलब 10 गुना जो होगा उसका क्या होगा, बढ़ती हुई उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है, यानी हर पॉइंट के आगे 10 गुना उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। आइए हम बात करते हैं कि भूकंप जो है उसका विश्व वितरण किस प्रकार से, भूकंप का जो है विश्व वितरण है, कहां पर सबसे ज्यादा आता है, कितने % आता है, एक एक पॉइंट समझिए। देखिए भूकंप का जो विश्व वितरण है वो 2 प्रकार से है। पहला है परिप्रशांत महासागरीय, यानी प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के जो हिस्से हैं जहां पर 63% जो है भूकंप आते हैं, उसमें है अलास्का, कनाडा, यूएसए, पेरू, चिली, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान। ये देश जो है ये यहाँ पर अत्यधिक भूकंप आते हैं और ये जो है 63% यहाँ पर क्या है, इन देशों में भूकंप आते हैं। आइए दूसरे, अगर हम दूसरी बात करें दूसरी पेटी की, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी, जहां पर 21% जो है इन देशों में क्या है, अगर एक आकलन किया जाए तो जो इसमें जो भाग आ रहे हैं वहां पर 21% भूकंप आते हैं। तो यहाँ पर जो है अफ्रीका महाद्वीप के केप वर्ले से होते हुए अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, आल्प्स पर्वत, काकेकस, हिमालय और भारत, यहाँ पर जो है 21% भूकंप आता है। भारत जो है किस पेटी के अंतर्गत आता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। आप लोग इसको याद रखिए। तो हो सकता है पेटियों के बारे में ना पूछे, सिर्फ देश के बारे में पूछे, तो आपको देश के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। पेटी के बारे में पूछा जाता है तो 2, और जो बचे हैं उसमें कहीं पर है तो उसका जो है मैं जो ज्यादा आ रहा है, जहां पर ज्यादा भूकंप आ रहे हैं उनको मैं विभाजित कर दिया हूँ अलग अलग पेटियों के द्वारा। 2 पेटी महासागरीय प्रशांत महासागर और ये जो है मध्य महाद्वीपीय, ये 2 हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, एक दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।